एक घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर पड़ी हुई है और वह काफी ज्यादा बुजुर्ग अवस्था में है। यहाँ तक कि वह बीमार रहा करती है और उससे अब हला चला भी नहीं जाता है। इसके बाद जब उसकी बहू उसकी देखभाल करने के लिए आती है तो एकदम से वह बुजुर्ग महिला उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके बाद उसकी बहू उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि माँ जी आपने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और बिल्कुल भी आप मुझसे माफी मत मांगो। ऐसा कहकर वो उसे माफी मांगने से मना कर देती है और अपनी सास की अच्छी तरह से सेवा करती रहती है। क्या किया था उसकी सास ने ऐसा जिस वजह से वो उससे माफी मांग रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक सिद्धार्थ नाम का लड़का रहा करता है जो सरकारी नौकरी लगना चाहता है और इसके लिए दिलो जान से मेहनत करता है। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई तो कर ली है लेकिन सरकारी नौकरी की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसी उम्मीद में वह दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। जैसे उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद वह अचानक से एक लड़की के पास जाता है और उससे कोर्ट मैरिज करने के लिए कह देता है। इसके बाद वो लड़की भी उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है और कोर्ट मैरिज होने के बाद सिद्धार्थ उस लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ अपने घर लेकर पहुंच जाता है। सिद्धार्थ के घर में उससे 3 बड़े भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं और सिद्धार्थ की मां अभी इस घर की मुखिया है, यानी कि घर के अंदर जो भी बड़े फैसले लिए जाया करते हैं वो सब कुछ सिद्धार्थ की मां ही लिया करती है। अब जैसे सिद्धार्थ घर के अंदर आता है तो बाहर आंगन में उसे उसका भतीजा खेलता हुआ दिखाई देता है और जैसे सिद्धार्थ के साथ में उसकी पत्नी को देखता है तो एकदम से कहने लगता है कि चाचा ये कौन है? तो सिद्धार्थ हंसते हुए अपने भतीजे से कहता है कि बेटा ये तुम्हारी चाची है। इस बात को सुनते ही जो भतीजा होता है वो इस बात का शोर मचाते हुए उस घर के अंदर चला जाता है और सभी लोगों को मैं बता देता है कि सिद्धार्थ चाचू चाची लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर है देखने में। इसके बाद परिवार के सभी लोग दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर आकर सिद्धार्थ को और उसकी पत्नी को देख लेते हैं। अब जैसे ये सब कुछ सिद्धार्थ की मां देखती है तो एकदम से बड़ी ही असमंजस में पड़ जाती है कि बेटा ये किसे अपने साथ ले आया और देखने से तो लग रहा है कि इन दोनों ने अभी अभी शादी की है। उसके बाद जो माँ होती है वहां पर आती है और आने के बाद अपने बेटे से पूछने लगती है कि बेटा ये कौन है और ये तुम्हारे साथ इस तरह से क्या कर रही है? तो सिद्धार्थ अपनी माँ को बताने लगता है, कहता है कि माँ इसका नाम सानिया है। सानिया जो कि कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करती थी और मैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग शादी जब करेंगे जब हम दोनों ही सरकारी नौकर बन जाएंगे। तो 2 महीने पहले तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी लेकिन अभी अभी इसका भी एक टेस्ट क्लियर हो गया है और यह भी सरकारी नौकरी लग गई है। तो इसी वजह से हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अब ये तुम्हारी बहू है। अब जैसे ही माँ सुनती है कि इसका नाम सानिया है तो वो उससे पूछने लगती है कि बेटा कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहा? तो वो कहता है कि नहीं माँ मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ये तेरी बहू है और ये रहे हमारे कागज जिससे हमने कोर्ट मैरिज की है। अब इस बात को देखकर उन कागजों को देखकर एकदम से उसकी मां पूरी तरह से गर्म हो जाती है और कहने लगती है कि नालायक तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। ये एक मुस्लिम लड़की को तू अपनी पत्नी बनाकर यहाँ पर ले आया और सोच रहा है कि मैं इसको अपने घर में रख लूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो तू इसे यहाँ से भगा दे, अगर इसे यहाँ से नहीं भगा सकता तो तू भी इसी के साथ चला जा। इस घर के अंदर तुझे बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जाएगा। यह बात कहकर माँ उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। इन सभी बातों को सुनकर सिद्धार्थ बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा लाड चाव किया करती थी, लेकिन आज जब उसने शादी कर ली है तो एकदम से वो उसके खिलाफ हो गई है। इसके बाद जो सिद्धार्थ होता है एक बार और अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता और कहता है कि माँ हम लोग अभी अभी कहाँ जाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास ना तो कोई ठिकाना है और यही मेरा घर है। उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती है और उससे कह देती है कि तू अगर इसके साथ रहना चाहता है तो आज से तेरा और हमारा कोई भी नाता नहीं रहेगा। हमारे लिए तू मर गया है और तेरे लिए हम इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा कहकर सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ और उसकी पत्नी सानिया को घर से बाहर निकाल देती है और घर के अंदर अपने परिवार के साथ रहने लगती है। सिद्धार्थ अपनी पत्नी को वहां से लेकर वापस चला जाता है और इस समय पर सिद्धार्थ काफी ज्यादा उदास था। उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस घर को छोड़ने में उसे बड़ा ही दर्द हो रहा है। लेकिन तभी जो सानिया होती है वो उसे कहने लगती है कि सिद्धार्थ अगर ऐसी बात है तो तुम अपने घर वालों के पास रह लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। अभी तक तो मेरे घर वालों को यह भी पता नहीं चला होगा कि सोनिया कहाँ है और क्या कर रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और
तुम अपने घर वालों के पास रह लो। लेकिन सिद्धार्थ सोनिया से मना करता है, कहता है कि नहीं सोनिया, ऐसा नहीं होगा, हम लोग अकेले जिंदगी जिएंगे, कोई बात नहीं, परिवार साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों भी तो एक परिवार ही हैं। ऐसा कहकर सिद्धार्थ सोनिया के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सबसे पहले तो एक किराए का मकान देखता है और धीरे धीरे करके अपने घर को बसाने लगता है। अब पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी लगे हुए थे, तो वह अपने पैसे जोड़ने इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने लिए ही वहीं पर मकान ले लेते हैं। वहां पर उन्होंने अपना छोटा सा मकान ले लिया था और उसके अंदर पति पत्नी बड़े ही ऐशो आराम से रहा करते थे। लेकिन कभी कभी सिद्धार्थ को अपनी मां की कमी खला करती और इस बात को सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगा करता। सिद्धार्थ की पत्नी उसे समझाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मां की अगर याद आ रही है तो एक बार देख कर आ जाओ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ अक्सर एक गाड़ी लेकर अपने घर वाली गली में जाकर खड़ा हो जाया करता और वहां से अपने परिवार को देखकर वापस आ जाया करता। सानिया भी उसे नहीं रोका करती है क्योंकि उसे पता है कि परिवार क्या होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सिद्धार्थ को 2 बच्चे हो जाते हैं और उन लोगों ने अब छोटे से बड़ा घर कर लिया था और उसके अंदर आराम से रहा करते थे। इन बातों को 15 साल हो गए हैं जब सिद्धार्थ उस घर को छोड़कर आया था, लेकिन आज तक भी वह अपनी मां को याद कर करके कभी कभी रोने लगा करता है। अब 15 साल बाद भी एक दिन अचानक से ऐसे उसे अपने परिवार की याद आती है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने परिवार को देखने के लिए जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। पत्नी भी उसको नहीं रोकती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका पति किसी भी तरह से दुखी रहे। अब इस बार वो लगभग 4 से 5 साल बाद अपने परिवार को देखने के लिए जा रहा था और जैसे ही वो जाता है तो वहां पर जाकर जब अपने परिवार को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो घर जिस घर के अंदर अक्सर चहल पहल रहा करती थी, आज उस घर के आंगन में ऐसा लग रहा है कि जैसे महीनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई हो। कोई भी व्यक्ति उसे घर से बाहर नहीं दिखाई देता है और यह सब कुछ देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो सिद्धार्थ होता है उसके ही पड़ोस का एक व्यक्ति, यानी कि जब वो यहाँ पर रहा करता था तो वह व्यक्ति उनका पड़ोसी था, वह निकल कर अपने घर से बाजार की तरफ जा रहा था तो वह उसे रास्ते में रोक लेता है और अपने घर के बारे में पूछने लगता है। तभी वह उससे कहता है कि भाई ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल केवल तुम्हारी माँ ही दिखाई दिया करती है और तुम्हारा परिवार न जाने कहां चला गया। यह सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा सोच विचार में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि मेरा परिवार आखिर ऐसा कहां चला गया जो इस व्यक्ति को भी नहीं पता और कह रहा है कि माँ ही रहा करती है। इसके बाद सिद्धार्थ हिम्मत करता है अपने घर के अंदर जाने की और उसके बाद वह धीरे धीरे अपने घर के अंदर जाने लगता है। जैसे वो उस आंगन में पहुंचता है तो उसे बचपन की ढेर सारी यादें आती हैं, जिन यादों में वो अपनी माँ के साथ खेला करता था, अपने बहन भाइयों के साथ खेला करता था। लेकिन आज लगभग 15 साल बाद उसने दोबारा से इस आंगन में कदम रखा है। इसके बाद आंगन के सामने मेन गेट होता है और वह मेन गेट को खटखटाने लगता है। जैसे वो मेन गेट खटखटाता है तो उसकी बुजुर्ग महिला थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज लगाकर कहती है कि आ रही हूं, थोड़ा रुको, सब्र करो। इसके बाद सिद्धार्थ वहां पर खड़ा हो जाता है और उसकी सीने की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। बार बार उसका दिल धड़क रहा था और वह सोच रहा था कि माँ कैसा रिएक्ट करेगी, क्या आज भी तो वो मुझसे नाराज नहीं है या फिर वो मुझे माफ कर देंगी। इसके बाद जो उसकी बूढ़ी माँ होती है वो आकर दरवाजा खोलती है और जैसे सामने अपने बेटे सिद्धार्थ को देखती है जो उसका सबसे छोटा बेटा है, तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह झट से अपने बेटे के गले लग जाती है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। 15 साल के अंदर इतनी बुजुर्ग तो वो नहीं होने वाली थी। लेकिन जब सिद्धार्थ अपनी माँ की ऐसी हालत देखता है तो उसे अलग हटाता है और कहता है कि माँ तुम्हें क्या हुआ और तुम किस वजह से रो रही हो। तो जो सिद्धार्थ की माँ है वो उससे कहती है कि बेटा कुछ नहीं, तू सुना, तू कैसा है, तू काफी दिनों का गया है और तुझे जरा भी अपनी माँ की याद नहीं आई। तो वो कहने लगता है कि माँ तूने ही तो मना कर दिया था कि आज के बाद हमारी शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सिद्धार्थ की माँ होती है वो उसे घर के अंदर ले जाती है और घर के अंदर उस सोफे पर जो काफी ज्यादा पुराना है और कबाड़ की तरह दिखाई दे रहा है उस पर सिद्धार्थ को बिठाती है और उससे बात करने लगती है। अब सिद्धार्थ जब घर को अंदर से देखता है तो घर के अंदर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और ना ही उसको घर का और कोई सदस्य उस घर के अंदर दिखाई दे रहा था। तो वह अपनी माँ से इन सभी चीजों के बारे में पूछने लगता है तो उसकी माँ इस बात को सुनकर थोड़ी सी मायूस होती है और मायूसी की हालत में पूरी कहानी को अपने सबसे छोटे बेटे से बयां करने लगती है। कहती है कि बेटा तू तो चला गया, लेकिन उसके बाद से परिवार के अंदर मतभेद होने लगे और भाइयों की आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है। मैंने कई बार सभी बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के बीच में लड़ाइयां होने लगी और लड़ाइयों के दौरान एक एक करके सभी भाई एक दूसरे से अलग अलग अपने अपने लिए अलग घर लेकर रहने लगे। इस घर के अंदर मैं अकेली रह जाती हूँ और उसके बाद किसी भी तेरे भाई ने मुझे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने केवल मुझे इस घर के अंदर छोड़ दिया और मैं यहाँ पर
जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती हूँ। रिश्तेदारों की वजह से वो लोग महीने में कुछ पैसे तो भेज दिया करते हैं, लेकिन बिना परिवार के मुझे वो पैसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मजबूरी है उन पैसों को लेने की, क्योंकि बिना पैसों के मेरा भी गुजारा नहीं होगा। लेकिन बुढ़ापे में अब मेरा इतना भी बस की नहीं है कि मैं इधर उधर घूम कर आऊं और घर की सफाई भी अच्छी तरह से कर सकूं। ऐसा कहते हुए जो उसकी माँ होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे के गले से लिपट जाती है। बेटा जब इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और माँ की ऐसी हालत देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत होता है और शांत होने के बाद वह कहने लगता है कि माँ, अगर तुझसे ऐसा कुछ हो रहा था तो तू मेरे पास भी तो आ सकती थी। मैं कहाँ कहीं दूसरी दुनिया में रह रहा था, इसी दिल्ली के अंदर रहा करता हूँ, और किसी से भी थोड़ी सी खबर भिजवा देती, मैं खुद तुझे लेने के लिए आ जाता। तो वो कहने लगती है कि बेटा, जिन्हें मैंने सारी प्रॉपर्टी दी, यानी कि अपने गाँव की जमीन में से भी, और इस प्रॉपर्टी में भी उनका नाम डाला, उन लोगों ने तो मेरी सेवा नहीं की, क्योंकि जो उसकी माँ थी वो बारी बारी अपने सभी बेटों के पास जाकर रहकर आई थी, लेकिन किसी की भी बहू ने उसकी सेवा नहीं की थी। और इसी वजह से वो कह रही थी ये बात, कहती है कि जब उन लोगों ने मेरी सेवा नहीं की तो मैं तुमसे किस वजह से जाकर तुम्हें परेशान कर सकती थी। तुम्हें तो मैंने कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दी और ना ही तुम्हारे बच्चों को पाला है। इस बात को सुनकर बेटा थोड़ा सा सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि माँ, तुम्हारा सामान कहाँ है, चलो अपना सामान पैक करो। तो माँ पूछने लगती है कि बेटा सामान किस लिए। तो वो कहने लगता है कि माँ, मैंने भी अपना एक छोटा सा घर बनाया है, अगर तुम उस घर के अंदर चलोगी तो वो असलियत में एक अच्छा वाला घर बन जाएगा, क्योंकि जिस घर के अंदर बुजुर्ग लोग रहा करते हैं उस घर में रहने का अलग ही मजा आता है। तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इसके बाद मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे घर में रहना। इसके बाद जो सिद्धार्थ की माँ होती है वो पहले तो इस बात को सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर से मायूसी उसे घेर लेती है। वह कहने लगती है कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। सिद्धार्थ पूछता है कि माँ, क्या हुआ, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती। तो वो कहने लगती है, बेटा, मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी बहुत बुरा किया है। वो शादी करके आई थी और उसके बाद एक सेकंड भी मैंने उसे अपने ससुराल में नहीं रहने दिया और उससे पहले उसे यहाँ से धक्के दबाकर भगा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ जब इस बात को सुनता है तो माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। माँ पूछती है कि बेटा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है। तो वो कहता है कि माँ, जो तेरी बहू है ना, तूने उसे असलियत में पहचाना ही नहीं है। जब से हम लोग यहाँ से गए हैं और वहां पर जाकर एक साथ रहने लगे हैं, उस दिन से लेकर आज तक ना तो उसने कभी मुझसे लड़ाई की है और ना ही कभी तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बात कही है। और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारी बहू मेरे फैसले को नहीं पलटने वाली, और इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपने कपड़े पैक करो और मेरे साथ चलो। इसके बाद माँ ना चाहते हुए भी अपने बेटे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फिलहाल वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है और किसी ना किसी का सहारा तो उसे चाहिए। बेटा अपनी माँ को अपने साथ तैयार करता है और उस घर में ताला लगाकर चाबी को अपने साथ लेकर पड़ोसी को बताकर अपनी माँ को वहां से ले जाता है। अब जैसे वो अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी पत्नी, जो घर के अंदर कुछ काम कर रही थी, गेट से ही उसका पति उसे आवाज लगाता है और कहता है कि देखो माँ आई है। अब जैसे वो माँ का नाम सुनती है तो एकदम से भागी दौड़ी आती है और माँ के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेने के लिए कहने लगती है। अब जैसे सिद्धार्थ की माँ ये देखती है कि उसकी वो बहू जिसे उसने धक्के देकर घर से निकाल दिया था, वो उसके पैर छू रही है और आशीर्वाद लेने के लिए आग्रह कर रही है, तो एकदम से उसकी आंखें छलकने लगती हैं और वह हाथ जोड़कर अपनी बहू के सामने खड़ी हो जाती है। कहती है कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया केवल इस वजह से कि तू एक मुसलमान है। तभी उसकी बहू उसके हाथों को पकड़ती और कहती है कि नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आपने हमारे साथ गलत किया है। आप हमारे बड़े हो और बड़ों की कोई कही गई बात एक आशीर्वाद की तरह होती है, जिसे हमें सोचना समझना चाहिए और उसको गलत नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहकर जो सानिया होती है वो सिद्धार्थ की माँ को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली जाती है और वहां पर उसे अच्छे से सोफे के ऊपर बैठाती है और उसकी सेवा पानी में लग जाती है और नहलाने धुलाने के लिए बाथरूम के अंदर ले जाती है। उसके बाद वो अपनी सास को अच्छी तरह से नहलाती धुलाती है और अच्छे से कपड़े पहनाकर उसे बिस्तर में बिठा देती है। वहां पर सिद्धार्थ के बच्चे भी खेल रहे थे और वो बच्चे अपनी दादी को देखकर बड़े ही असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन तभी जो सिद्धार्थ की पत्नी सानिया होती है वो अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, ये तुम्हारी दादी हैं और दादी के आकर पैर छुओ। उसके बाद वो बच्चे आकर दादी के पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद उसका आशीर्वाद लेते हैं। इन सभी बातों को देखकर जो सिद्धार्थ की माँ वो बड़ी हैरान होती है और सोचने लगती है कि उसने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है और यह बात सोचकर उसकी आंखें छलकने लगती हैं। अब सिद्धार्थ और उसकी पत्नी दोनों उसके पास बैठते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि माँ, आपको क्या हुआ है और इस तरह से आपकी आंखें क्यों छलक रही हैं। तो वो कहती है कि बेटा कुछ नहीं, पुरानी बातों को सोच सोच कर आंखें छलकने लगी। इसके बाद सिद्धार्थ
सिद्धार्थ और उसकी पत्नी उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि माँ, आज के बाद आपको पुरानी बातों को सोचने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ की पत्नी और सिद्धार्थ उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ उनकी बुजुर्ग अवस्था थी और अब उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। वह खटिया में पड़ जाती हैं और उनका दिमाग भी ऐसे ही काम किया करता था। तभी जब वह बिस्तर में पड़ी रहती हैं और इधर उधर घूमना फिरना बस की नहीं होता है, जब उसे बार बार वो बातें याद आया करती जब उसने अपने सबसे छोटे बेटे की बहू को मुसलमान होने के कारण घर से धक्का देकर निकाल दिया था और कहा था कि अब तो इस घर में नहीं आएगी, अगर बेटा तेरे साथ रहना चाहता तो बेशक से रह सकता है, उसे भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी बातों को सोच सोच कर जब भी उसकी बहू उसके सामने आती है वह उससे माफी मांगा करती है और बहू उसे समझाया करती है, कहती है कि माँ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए आप मुझसे माफी मांग रही हो। बहू उसकी अच्छे से सेवा करती है और जब से उसकी सास की तबीयत खराब है उस दिन से उसने अपनी सरकारी नौकरी को भी अपनी सास के लिए छोड़ दिया है ताकि वह उसकी अच्छे से सेवा कर सके। अब जब तीनों भाइयों को यह बात पता चलती है कि माँ की हालत काफी ज्यादा खराब है और वह छोटे भाई के पास है तो वह सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं माँ के पास कोई जमीन जायदाद हो और इसी वजह से छोटा भाई उसे अपने पास ले गया है। तो इसी वजह से उनमें से जो सबसे बड़ा भाई होता है वो इस बात की तहकीकात करता है और तहकीकात करने के बाद बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह लोग सोचते हैं कि उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर वो दोनों पति पत्नी उसकी सेवा क्यों कर रहे हैं। इस बात को लेकर तीनों भाई असमंजस में पड़े होते हैं और एक दिन अपने छोटे भाई से इस बात को पूछने का फैसला करते हैं। तभी जो छोटा है वो उनसे कहने लगता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास तो माँ सबसे ज्यादा रही है, लेकिन सबसे कम मैंने अपनी माँ को देखा है और वैसे भी 15 साल मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो अब मैं अपनी माँ की बुढ़ापे तक सेवा करना चाहता हूँ और मुझे उनकी सेवा करने में मन लगता है। आखिर माँ ने हमें पाल पोस कर इसलिए ही तो बड़ा किया था ताकि बुढ़ापे में हम उनकी सेवा कर सकें, ना कि इसलिए कि उसे एक घर के अंदर छोड़ दिया जाए और सभी लोग अपनी अपनी गृहस्थी बसाने लगे। यह सब कुछ सुनकर बड़े भाई भी शर्मिंदा होते हैं और उसके बाद वो लोग अपनी माँ से आकर माफी मांगते हैं। अब इसके बाद पूरा परिवार एकत्रित हो जाता है और बार बार बड़े भाई जब तक उनकी माँ जिंदा रहती है उसको देखने के लिए आते रहा करते हैं और इन सभी चीजों से माँ को भी बड़ी तसल्ली मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।